हेलो गाइस। लास्ट टाइम पर मैंने एसी सर्किट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। वो टॉपिक था पावर फैक्टर के बारे में, और वो पावर फैक्टर फेज़र डायग्राम्स के थ्रू कैसे निकाला जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लास्ट टाइम पर डिस्कस की हुई थी। तो यहाँ पर उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच रहा है, वो है रेजोनेंस के बारे में। रेजोनेंस को हिंदी में हम लोग अनुनाद बोलते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो कहीं ना कहीं वहाँ से लिंक्ड हैं। तो उस वीडियो को पहले देख सकते हैं आप, उसके बाद आप इस वीडियो पर आइएगा ताकि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस को हिंदी में हम लोग अनुनाद बोलते हैं। अब ये रेजोनेंस दो तरह का होता है, एक तो सीरीज़ रेजोनेंस होगा और एक पैरेलल रेजोनेंस होगा। जैसा कि नाम है, सीरीज़ रेजोनेंस का मतलब ये होगा, अगर सीरीज़ सर्किट यानी कि श्रेणी क्रम में अगर सर्किट लगा हुआ है तो उस टाइम पर जो रेजोनेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग सीरीज़ रेजोनेंस, और पैरेलल सर्किट के लिए जो रेजोनेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल रेजोनेंस। तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे सीरीज़ रेजोनेंस के बारे में। तो सीरीज़ रेजोनेंस के लिए क्या है, तीन एलिमेंट होते हैं किसी भी एसी सर्किट में, एक तो रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस। ये तीनों के तीनों आपस में लगे हुए हैं, यहाँ पर सीरीज़ में लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक एसी सप्लाई हमने लगा रखी है, और मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट जो है वो आई है। अब रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है? रेजोनेंस की डेफिनेशन ये कहती है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इम्पीडेंस डिफाइन कर देता हूँ। अगर किसी को नहीं पता है कि इम्पीडेंस कैसे लिखा जाता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर मैंने इम्पीडेंस के बारे में बताया है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो अगर एक कोई सीरीज सर्किट है जिसमें कि आर भी लगा हुआ है, एल भी लगा हुआ है और सी भी लगा हुआ है, उसके इम्पीडेंस को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी लिखते हैं। वेयर एक्सएल की वैल्यू जो होती है वो ओमेगा एल के बराबर होती है, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी के बराबर। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और जे जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर Z की वैल्यू जो होती है, Z की वैल्यू होती है R प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। अब रेजोनेंस की कंडीशन क्या कहती है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इज़ अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन सर्किट की होती है जिसमें इम्पीडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर से देख लीजिए, जो भी इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस में दो पार्ट हैं, ये देखिएगा, ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने इम्पीडेंस बताया हुआ है, उसमें मैंने रियल और इमेजिनरी के बारे में बताया हुआ है। क्योंकि जे जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर इम्पीडेंस के दो पार्ट हो गए, ये वाला पार्ट जो है वो एक रियल पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, जे के साथ वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक, तो यहाँ पर इम्पीडेंस बराबर हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में क्या करना होता है कि इम्पीडेंस का जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसको आपको ज़ीरो करना होगा। तो ये जो इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा। तो जब आप इम्पीडेंस के इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्सएल बराबर क्या आ जाएगा, एक्स सी क्या आ जाएगा, एक्सएल बराबर होता है यहाँ पर ओमेगा एल, और एक्सी बराबर होता है ओमेगा सी। ये जो एक्सएल है वो ओमेगा एल के बराबर है, एक्सी जो है वो ओमेगा सी के बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1 आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/LC, तो यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/√LC। अब हमको अच्छी तरह से पता है ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πf के बराबर होता है। तो 2πf बराबर 1/√LC। तो यहाँ से f की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2π√LC। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो f है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एट रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस पर जो फ्रीक्वेंसी होती है
उसका डेरिवेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F बराबर 1/2π√LC। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए कि एक सीरीज सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी? रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होगी जहाँ पर इम्पीडेंस का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इम्पीडेंस के इमेजिनरी पार्ट को हम जब ज़ीरो करेंगे तो यहाँ से XL बराबर क्या आ जाएगा? XC आ जाएगा। इसकी वैल्यू रख के हम जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है F बराबर 1/2π√LC। यही फ्रीक्वेंसी कहाँ पर होती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फिर अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति भी इसको कहा जाता है। तो इस रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी? सबसे पहले तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रेजोनेंस के टाइम पर XL बराबर क्या होता है? XC के बराबर होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया क्या होती है? 1/2π√LC के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट, रेजोनेंस के टाइम पर करंट जो होती है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। अभी मैं कर्व बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा कि रेजोनेंस के टाइम पर जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि जब सर्किट में रेजोनेंस होता है उस टाइम पर जो सिस्टम का पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? यूनिटी होता है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेजोनेंस के। अब अगर मैं करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व खींचता हूँ तो वो कर्व कुछ इस तरह का आता है। और ये देखने वाली बात ये है कि रेजोनेंस के पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रेजोनेंस हो रहा है तो इस पॉइंट पर जो करंट है आपकी वो क्या है? मैक्सिमम है। यही मैंने अभी बताया था कि जिस टाइम पर रेजोनेंस हो रहा होगा उस टाइम पर जो करंट होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म होता है इम्पीडेंस और एक इसका उल्टा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडमिटेंस। तो इम्पीडेंस तो पहले से ही मैं बता चुका हूँ। इम्पीडेंस क्या होता है? अगर किसी सर्किट में R, L और C तीनों लगे हुए हैं तो करंट को जो अपोज करने का काम करेगा ये तीनों के द्वारा, वो कौन करेगा? उसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है? अपोजिशन ऑफर्ड टू करंट बाय RLC कंपोनेंट इन दिस सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मतलब किसी भी अगर AC सर्किट में अगर कोई करंट हम I फ्लो कराएंगे तो ये रेजिस्टेंस भी इसको अपोज करेगा, इंडक्टेंस भी अपोज करेगा और ये कैपेसिटर भी इसको अपोज करेगा। तो तीनों का जो कुल अपोजिशन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम्स होती है। इम्पीडेंस लिखते कैसे हैं हम लोग? इम्पीडेंस बराबर होता है Z बराबर R प्लस J कैपिटल X होता है, वेयर R रजिस्टेंस होता है और X क्या होता है? रिएक्टेंस होता है। और इस कैपिटल X की वैल्यू जो होती है वो XL माइनस XC के बराबर होती है। तो जब हम इस कैपिटल X की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है R प्लस J XL माइनस XC। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इम्पीडेंस का यही फॉर्मूला लिखा था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, Z बराबर जो होता है वो R प्लस JX के बराबर होता है, J कैपिटल X, वेयर R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है और X जो होता है वो रिएक्टेंस होता है। और X की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? XL माइनस XC के बराबर होती है। इसी X की वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है R प्लस J XL माइनस XC। अब एक टर्म होता है इसी का उल्टा, एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि Y और Z एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। Y बराबर होता है 1/Z। ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एडमिटेंस की जो यूनिट होती है वो या तो मोहो होती है या फिर सीमेंस होती है। इन दोनों में कोई भी एक यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जिस तरह से Z बराबर होता है R प्लस J कैपिटल X, उसी तरह से एडमिटेंस को हम लोग Y के बराबर लिखते हैं और Y बराबर होता है G प्लस JB के बराबर होता है। जहाँ पर G जो है वो कंडक्टेंस है और जो B है वो होता है ससेप्टेंस होता है, ससेप्टेंस। ठीक है। और इस G बराबर, G की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 1/R के बराबर होती है और B की वैल्यू क्या होती है? 1/X। यानी कहने का मतलब क्या है? आप एक चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो Z आया है, ठीक है, Z बराबर आपने लिखा है R प्लस JX लिखा हुआ है
और यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर जी प्लस जे भी लिखा हुआ, और साथ में आपने इन दोनों के बीच में रिलेशन ये बताया है कि y बराबर 1/z होता है, मतलब z को अगर आप उल्टा कर देंगे तो y मिल जाएगा। तो एक बात बताइए, जब आप y की वैल्यू निकाल रहे होंगे उस समय आप r की जगह r नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/r लिखेंगे, और x की जगह क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे जब आप y को डिफाइन कर रहे होंगे। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर जी प्लस जे बी। जी जो होता है वो कंडक्टेंस होता है, बी जो होता है ससेप्टेंस होता है, और ये जो G होता है वो R का उल्टा यानी 1/R होता है, और जो B ससेप्टेंस होता है वो 1/X होता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कैपिटल X की वैल्यू थी वो XL माइनस XC थी, लेकिन यहाँ पर जब हम Y की बात करेंगे, एडमिटेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं XC/1 माइनस XL लिखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। जो इम्पीडेंस होता है वो Z बराबर R प्लस JX होता है, और एडमिटेंस Y बराबर G प्लस JB होता है। यहाँ पर R रेजिस्टेंस होता है, X रिएक्टेंस होता है, यहाँ पर G कंडक्टेंस होता है, B ससेप्टेंस होता है, और यहाँ पर कैपिटल X की जो वैल्यू आती है वो होती है XL माइनस XC। यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस की। ये मैंने वाई के बारे में क्यों बताया, क्योंकि उसका यहाँ पर यूज़ होगा। पैरेलल रेजोनेंस कहाँ पर होगा, पैरेलल सर्किट में होगा। ठीक है, और सीरीज रेजोनेंस में मैंने क्या बताया था, सीरीज रेजोनेंस में हमने जो इमेजिनरी पार्ट था इम्पीडेंस का उसको हमने क्या कर दिया था, ज़ीरो कर दिया था। तो यहाँ पर पैरेलल रेजोनेंस में क्या करेंगे हम लोग, जो y का इमेजिनरी पार्ट होगा, y मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था y क्या होता है, एडमिटेंस होता है। इस एडमिटेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर करेंगे। ये देख लीजिए, जब हमने सीरीज रेजोनेंस की बात किया था तो सीरीज रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस था उसका इमेजिनरी पार्ट हमने क्या किया था, ज़ीरो के बराबर किया था। यहाँ पर जो पैरेलल रेजोनेंस होगा, पैरेलल रेजोनेंस में जो एडमिटेंस y होगा इसका इमेजिनरी पार्ट हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एडमिटेंस को डिफाइन किया था कि y बराबर होता है G प्लस जे बी, वेयर G की वैल्यू होती है 1/R और B की वैल्यू होती है 1/X। और कैपिटल X की वैल्यू अभी मैंने पीछे लिखी थी, इसके केस में कैपिटल X की वैल्यू जो होती है वो होती है ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L के बराबर होती है। तो इस कैपिटल X की वैल्यू को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा XC माइनस 1/ओमेगा L। वही चीज़ है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ओमेगा C होता क्या है, XC, और ये क्या होता है, XL होता है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, XC माइनस 1/XL लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने सीरीज रेजोनेंस की बात किया था उस टाइम पर इम्पीडेंस के इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो किया था। जब हम पैरेलल रेजोनेंस की बात करेंगे तो जो ये एडमिटेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। देखिए जे के साथ जो लिखा होता है ना वो होता है इमेजिनरी पार्ट, जे के साथ वाला क्या था, इमेजिनरी। जैसे कि मैंने सीरीज रेजोनेंस में क्या किया था, सीरीज रेजोनेंस में जो जे के साथ लिखा हुआ था वो जे के साथ गेट लिखा हुआ था, तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट था। इसको हमने क्या कर दिया था, ज़ीरो कर दिया था। तो इसी तरह से हम पैरेलल रेजोनेंस में जो y में j के साथ जो लिखा होगा वो हमारा कौन सा पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इस इमेजिनरी पार्ट को हम क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो जब इस पार्ट को ज़ीरो करेंगे तो XC माइनस 1/XL बराबर ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से XC बराबर कितना आ जाएगा, 1/XL आ जाएगा, और फिर वही वाला फॉर्मूला बनेगा ओमेगा C बराबर 1/ओमेगा L, और यहाँ से आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर LC बराबर 1 आ जाएगा, और ओमेगा बराबर आ जाएगा √1/LC के बराबर आ जाएगा, और 2πf बराबर 1/√LC आ जाएगा, और f बराबर हो जाएगा 1/2π/LC। सेम फॉर्मूला आता है चाहे सीरीज रेजोनेंस हो या फिर पैरेलल रेजोनेंस हो, दोनों के केस में जो फॉर्मूला आता है वो आपका सेम आता है। उसके बाद जैसे कि मैंने सीरीज सर्किट में आपका डायग्राम बनाया था करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, उसी का जस्ट उल्टा डायग्राम बनता है। यहाँ पर जब रेजोनेंस की बात करेंगे उस टाइम पर करंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगी, जबकि सीरीज़ वाले केस में मैंने दिखाया था कि जो करंट होती है मैक्सिमम, यहाँ पर करंट जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम।
उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अभी तक एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो एक सिंगल वायर के थ्रू आती है, उसको बोलते हैं सिंगल फेज सप्लाई। सिंगल फेज, ये जो सिंबल ये मैंने लिखा हुआ है ये सिंगल फेज का है। यहाँ पर फाई को हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है। इसी तरह से अगर हम थ्री फेज सप्लाई लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखेंगे फेज, थ्री फेज सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर सिंगल फेज़ नहीं थ्री फेज़ सप्लाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो थ्री फेज़ सप्लाई की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहली बात तो उसमें तीन फेज़ होते हैं, आर फेज़, वाई फेज़ और बी फेज़। तो यहाँ पर आर वाई बी क्यों नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें एक रेड वायर होता है, एक येलो वायर होता है और एक ब्लू वायर होता है यहाँ पर, इसलिए इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं थ्री फेज सिस्टम। तो थ्री फेज सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पर तीन फेज होंगे, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, और तीनों का आपस में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपका थ्री फेज सर्किट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, जो थ्री फेज सर्किट है उसके क्या एडवांटेजेस हैं ओवर सिंगल फेज, सिंगल फेज के रिस्पेक्ट में क्या एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि साइज ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का मतलब ये होता है जो कि एनर्जी को उत्पन्न करे, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटर या जनरेटर भी बोलते हैं, लेकिन एसी सर्किट के केस में उसको अल्टरनेटर बोलते हैं। तो अगर हम थ्री फेज और सिंगल फेज को कंपेयर करेंगे तो साइज जो है अल्टरनेटर का थ्री फेज में क्या हो जाता है, कम होता है, और सिंगल फेज में क्या होता है, ज़्यादा, सेम अमाउंट ऑफ पावर के लिए। मतलब सेम अमाउंट ऑफ पावर, अगर हमको सेम अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करनी है, सपोज दैट अगर हमको 1 किलोवाट जनरेट करना है, सपोज दैट, तो उस 1 किलोवाट को अगर हम थ्री फेज के थ्रू जनरेट करवाएंगे तो अल्टरनेटर का साइज कम होगा और सिंगल फेज में अल्टरनेटर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्री फेज का इस्तेमाल करेंगे। तो थ्री फेज सिस्टम में जो अल्टरनेटर का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, इसलिए थ्री फेज सिस्टम हमारा अच्छा होता है। दूसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इन वायर, मतलब जो भी आप वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, तो वहाँ पर थ्री फेज़ में जो वायर की कॉस्ट और वायर का मटेरियल है वो कम लगता है सिंगल फेज़ के कंपैरिजन में, इसलिए थ्री फेज़ सिस्टम हमारा अच्छा सिस्टम माना जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन, मतलब जो भी आपकी मशीन ऑपरेट कर रही है वो मशीन वाइब्रेशन फ्री होकर ऑपरेट करेगी और उसमें कोई भी नॉइस वगैरह नहीं आएगी और बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन होगा थ्री फेज के केसेस में। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है कि जो इंडक्शन मोटर होती है, सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर क्या होती है मैं बता दूँ आपके घरों में, चाहे फ़ैन लगा हो, चाहे ब्लोअर लगा हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, कोई भी हो इक्विपमेंट हो, उसमें जो मोटर लगी होती है वो इंडक्शन मोटर लगी होती है, लेकिन वो जो मोटर होती है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, मतलब उसको स्टार्ट हमको अलग से करवाना पड़ता है उस मोटर को। लेकिन थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वह सेल्फ स्टार्टिंग होती है, मतलब अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं एडवांटेजेस है। तो ये चार पॉइंट होते हैं कि जिसमें थ्री फेज सिस्टम बेटर होता है। एक तो अल्टरनेटर का साइज हमारा कम लगता है, कम मटेरियल लगता है वायर में, वाइब्रेशन फ्री और नॉइस फ्री हमारा ऑपरेशन होता है, और जो इंडक्शन मोटर होती है थ्री फेज वाली वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।